नंबर 11। सबक नंबर 11, हमारा माहौल। एक मिनट ना, मोबाइल आड़ा कर लेंगे। अपना मोबाइल स्क्रीन आड़ी कर लेंगे। हमारा घर और हमारा माहौल, सबक नंबर 11। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 11, हमारा घर और हमारा माहौल। इससे पहले हमने भारत का तारुफ देखा था। अब हम हमारा अतराफ का माहौल और हमारे घरों के बारे में मालूमात हासिल करें। इस सबक में हम क्या देखेंगे कि मुख्तलिफ अक़साम के जो घरों की बनावट है, वो घरों की बनावट किस कैसी होती है और क्यों होती है। तो वो घरों की बनावट बच्चों मौसमों के लिहाज से और वहाँ पाए जाने वाले कुदरती वसाइल के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। देखेंगे ये तस्वीर में आपको मुख्तलिफ घरों की अक़साम नजर आ रही है और उनकी छतें मुख्तलिफ है, उनकी दीवारें मुख्तलिफ है, उनकी खिड़कियां मुख्तलिफ है। इस तरह के घर हम ज्यादातर कहाँ देखते हैं? इस तरीके के घर हम देहाती इलाकों में यानी देही इलाकों में देखते हैं। इसके अलावा कम पानी वाले इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में देखते हैं। औसत बारिश जहाँ होती है वहां ऐसे घर होते हैं। इसके अलावा तो बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंगें होती हैं और अ, इस तरह के घर भी हम शहरों में और ज्यादा आबादी वाले इलाकों में देखते हैं और ये कम आबादी वाले इलाकों में भी ऐसे घर पाए। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, अब आ रही है। ओके, चलेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारा सबक। ओके, घरों की हम मुख्तलिफ किस्म देख रहे थे। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है वो। अब उसके आगे ये हमने देख लिया कि घर, ये मुख्तलिफ किस्म के घर हैं, इनकी बनावट अलग है। किस तरह ये ऐसे ज्यादातर घर शहरी इलाकों में, देहाती इलाकों में, देही इलाकों में, बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंगें बनाई जाती है, फ्लैट सिस्टम रहते हैं। कम ज्यादा आबादी वाले इलाकों में ऐसे घर रहते हैं। और इसके अलावा औसत ये बारिश के लिहाज से भी बच्चों घरों की किस्म अलग अलग होती है, आबादी के लिहाज से भी घरों की किस्म अलग अलग होती है। इसके अलावा अगर वहां पर पाए जाने वाले कुदरती वसाइल के लिहाज से भी वहां की किस्म अलग अलग होती है। ये हमने, अब देखिए बच्चों, ये जो तस्वीर है अलिफ, बे और ये जे, इन तस्वीरों में भी ये तीनों घर का अगर हम मुआवजा करें तो ये तीनों घर की दीवारें कैसी है,
तीनों घर छत ऐसी है, हालांकि ये तीनों घर ही है, लेकिन देखो इसकी दीवारें घास फूस की बनी हुई है, इसकी दीवारें भी कवेलू से जो बनी हुई है, छत घास फूस से बनी हुई है, इसकी छत कवेलू से बनी हुई है, ईंट और पत्थर से इसकी दीवार बनी हुई है, के घास फूस से इसकी दीवारें बनी हुई है, लकड़ी और घास फूस का इस्तेमाल करके दीवारें बनी हुई है। तो बच्चों, ये घर की ही किस्म है, लेकिन हमने क्या देखा कि इसकी अलग 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 इसमें फर्क पाया जाता है। इसके अलावा आप मुझे ये हम देखेंगे कि यही अलीफ बे जिम घर में ज्यादा महफूज घर हमको कौन सा लगता है। तो ज्यादा महफूज घर मेरे ख्याल से इन तीन तस्वीर में, तीन तस्वीर में तो मुझे ज्यादा महफूज ये वाला लगता है। हालांकि ये छयों तस्वीर में हम अगर देखा जाए तो सिर्फ ये दो, ये एक और ये दो, एक घर को छोड़ के तमाम ही घर महफूज है, तमाम ही घर महफूज है। तो ये था बच्चों घरों का मुआवजना। अब चलेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेज लेते हैं। अब ये बच्चों, हम हमारे जो घर में रहते हैं उसको हम मस्कन भी कह सकते हैं। मस्कन मतलब रहने की जगह। अब हमको हमारा घर, ये जानदारों का घर, किसी का भी घर हो, वो घर हमको सर्दी गर्मी बारिश मतलब के मौसम की सख्तियों से बचाता है। इसके अलावा जंगली जानदारों से हमारी हिफाजत करता है। अगर हमारा घर जंगलात के करीब है तो वहां पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवर और मुख्तलिफ नुकसानदेह जानवर से हमारी हिफाजत करता है। इसके अलावा गैर समाजी अनासुर से भी हमारी हिफाजत करता है। गैर समाजी अनासुर मतलब बच्चों, हम एक समाजी जानवर हैं, हम समाज में रहते हैं। समाज में रहना हमारी समाज में रहकर और उसके उसूल जवाबत जवाबित पर साबित कदम रहना, मतलब उनके उसूल जवाबित को मान कर चलना, ये एक अच्छे शहरी की निशानी है। अब गैर समाजी अनासुर मतलब बच्चों, जैसे कि चोर डाकू, ये इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि समाज ने क्या उसूल बनाए हुए हैं, ये अपने हिसाब से जिंदगी बसर करते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा घर अगर हिफाजत महफूज रहेगा, बड़ा हर तरीके से हिफाजती तौर पर वो रहेगा, तो ये गैर समाजी अनासुर से हमारी हिफाजत कर सकता है। तो मैंने क्या बताई अभी कि घर हमारे किस तरीके से हमारी हिफाजत करता है। तो घर हमारी मौसमों सकती यानी सर्दी गर्मी और बारिश से हमारी हिफाजत करता है। इसके अलावा जंगली जानवरों दरिंदों से हमारी हिफाजत करता है, और इसके अलावा गैर समाजी अनासुर से हमारी हिफाजत करता है। ये वाले पेज पर हमने ये मालूमात हासिल की। अब बच्चों, ये नक्शे से दोस्ती मतलब नक्शा देखिए, और नक्शे में देखो मुख्तलिफ किस्म के घर नजर आ रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्म के भारत के नक्शे में इलाकों के नाम लिखे हुए हैं कि भारत के नक्शे में कौन सी रियासत में किस तरीके का इलाका है। जैसा कि हमारी महाराष्ट्र रियासत है, हम महाराष्ट्र रियासत हमारी यहाँ पर आती है। ये हमारी महाराष्ट्र रियासत है, और हमारी रियासत में बारिश कैसी होती है, कम बारिश का इलाका है, और कभी इलाका कहाँ है, रायगढ़ कोकण और साहिली इलाकों पर भी ज्यादा बारिश का इलाका है। इसलिए बच्चों देखो उसको ऐसा आड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि ये ज्यादा बारिश का इलाका है। तो कम बारिश के इलाकों में हमारे घरों की बनावट कैसी है, और ज्यादा बारिश के इलाकों में हमारे घरों की, देखो ये कम बारिश के इलाकों के घर की बनावट है, जबकि ये ज्यादा बारिश के घरों की बनावट है कि ज्यादा बारिश में हमारे घर की बनावट कैसी हो जाती है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा देखो पहाड़ी इलाकों में पहा- पहाड़ी इलाकों में घर की बनावट कैसी होती है कि यहाँ पर राजस्थान एक बड़ा रेगिस्तानी इलाका है,
तो राजस्थान में देखो घर की बनावट कैसी होती है। इसके अलावा ज्यादा बारिश के इलाकों में घर की बनावट कैसी होती है। औसत बारिश मतलब कि कम बारिश में घर की बनावट कैसी होती है। किताब खोलकर आप ये नक्शा बखूबी अच्छी तरह और समझेंगे। मैदानी इलाकों में भी बारिश का इलाका है। इलाके वही है, कम बारिश का इलाका, ज्यादा बारिश का इलाका, मैदानी इलाका, पहाड़ी इलाका, बस सिर्फ अलग अलग रियासतों में उनको बताया गया है। जैसे कि आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरम, ये सब ये साइड में आते हैं। और ये इलाकों में ज्यादा बारिश के इलाकों में घर की बनावट कैसी है, पहाड़ी इलाकों में घर की बनावट कैसी है। इसी तरह नीचे जनूबी इलाकों में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वगैरह इलाकों में अलग अलग जो इलाके हैं, कहीं पर ज्यादा इलाका बारिश का इलाका है, कहीं पर सत्य मुतफाई इलाका है, तो वहां पर कैसे उनकी घरों की बनावट है, ये सब अलग अलग किस्म के हमको इस नक्शे में बताया गया है। महमूद, डोंट टच द स्क्रीन। इस तरीके से हमने ये नक्शे में इस नक्शे में हमने इलाके भी देखे और रियासतों के एतबार से कम बारिश के इलाके, ज्यादा बारिश के इलाके, औसत बारिश के इलाके, दलदली इलाके, पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके और उनमें पाए जाने वाले घरों की बनावट भी देखी कि वहाँ के ईंट, कहीं पर दीवारें घास फूस की है, तो कहीं पर ईंट लकड़ी और मिट्टी की बनी हुई है, छतें कवेलों की है। इस तरीके से हमने ये घरों में फर्क भी देखा और इलाकों के एतबार से भी हमने इसमें होने वाली तब्दीलियों का भी मुशाहिदा किया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी किताब में ये जो जदवल है ये तुमको अपनी किताब में मुकम्मल करना है। इसमें इसने पहला पहला जदवल मुकम्मल कर कर बताया है कि इस जदवल में देखो क्या करना है कि पहले मैदानी इलाका है, मैदानी इलाके में छत कैसी, मुसत्ता छत वाले इलाके, मुसत्ता मतलब हमवार छत, और वो छत घर दिख गए मुसलमा है। और उनको इस्तेमाल की गई अशिया यानी बनाने के लिए उनको क्या क्या इस्तेमाल किया गया, तो छत किसके बने हुए, लकड़ी और मिट्टी के, जबकि दीवार उनकी है मिट्टी और पत्थर की। तो ये वाला जदवल आप मुकम्मल करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है ज्यादा बारिश का इलाका, मेरी पेन नहीं चल रही तो आप लोग समझ लो, ज्यादा बारिश का इलाका, कम बारिश का इलाका, औसत बारिश का इलाका, पहाड़ी इलाका। और इसमें छत कैसी है, हमवार है, मुसत्ता है, ढल ज्यादा बारिश के इलाकों में ढलवान छतें रहेगी ताकि पानी आसानी से गिर जाए। और कम बारिश के इलाकों में वही मुसत्ता छत रहेगी। औसत बारिश के इलाकों में हमवार छत रहेगी। और पहाड़ी इलाकों में भी मुसत्ता छत रहेगी। अब घरों की बनावट कैसी रहेगी, मुसल्लस नुमा है क्या, मुस्ततिल नुमा है क्या, मुरब्बा नुमा है क्या, दायरे जैसी गोल है, तो ऐसे ही रहेगी। और छत किसकी बनी हुई है, लकड़ी मिट्टी की, ईंट पत्थर की, ईंट कंकर की, ऐसे आपको लिखना है। दीवारें भी कैसी बनी हुई है, ईंट की, पत्थर की, लकड़ी की, मिट्टी की, कंकर की, ये आपको अपने इस जदवल में मुकम्मल करना है बच्चों। अब घर अ, हमने ये जदवल मुकम्मल करने के बाद अब हम क्या देखते हैं बच्चों, ये देखो, ये देखो, हमारा घर हमारे लिए एक बहुत ही हमारे सर छुपाने की जगह होने के साथ साथ हमें हर बला, हर मुसीबत से, हर वबाव से, हर हर तरीके से हमारी हिफाजत करता है। लेकिन बच्चों हम क्या देखते हैं कि देखो, ऐसे इंसान भी हमारे आसपास और अतराफ में पाए जाते हैं जिनको रहने के लिए घर तक नहीं होते, बेचारे फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। चाहे रेलवे स्टेशन के पास हो, चाहे बस स्टॉप के पास हो, और ये लोग अपनी टूटी फूटी इमारतों में, पुल के नीचे, फुटपाथों पर, और जहां उनको थोड़ी ज्यादा जगह मिल जाए, बेचारे अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये ऐसे घर लोगों को क्यों घर नहीं है, तो इसकी कुछ वजूहात है बेटे। इनकी कुछ वजूहात क्या है, चलेंगे हम देखते हैं कि इनकी क्या वजूहात हो सकती है।
یہ دیکھو ان کی کیا وجوہات ہے بچوں. تو ان کی وجوہات کچھ یوں ہے کہ بے گھر ہونے کی وجوہات کیا ہے. تو بے گھر ہونے کی وجوہات کیا ہے کہ کم قیمت گھروں کی قلت کے گھروں کی قیمت کم قیمت والے گھر کی قلت کم ہے. یعنی سستے گھر نہیں ہے کہیں بھی. اذان ہو رہی ہے اس لیے میں صرف تھوڑا خاموش ہوں. اب بھی اذان ہو جائے گی میں کنٹینیو کرتی ہوں. ہاں تو ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ یہ بیچاروں بے گھر ہونے کی وجوہات کیا ہے. تو زیادہ قیمت کیا آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہے. کم قیمت والے گھر کی کمی ہے جس کی وجہ سے بیچارے خود کا اپنا گھر خرید نہیں سکتے ہیں. اور ان کی نہ کافی معیشت ہے مطلب کہ معیشت مطلب کہ پیسے کہ ان کے پاس زیادہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر خرید نہیں سکتے. اس کے علاوہ غریبی افلاس مطلب غریبی بے روزگاری اور قدرتی آفات مطلب زلزلے طوفان آندھیوں میں ان کا گھر ختم ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اور واپس سے وہ گھر خریدنے کے قابل نہیں رہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اگر جسمانی اور ذہنی طریقے سے بیمار ہو تو بھی وہ اپنا گھر خریدنے سے قاصر رہتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ بے گھر ہو جاتے ہے. یہ تمام وجوہات ان کے بے گھر ہونے کی وجہ سے وجوہات ہے. اس کے علاوہ اب ایسے بے گھروں کے لیے ہماری حکومت کچھ نہ کچھ منصوبے لاتے رہتی ہیں منصوبے بناتے رہتی ہیں. اور اسی ایک منصوبے کا ہے رین بسیرے منصوبہ. ایک منصوبے کا نام رین بسیرے. بسیرے مطلب بسیرے مطلب بسیرے مطلب رہنے کی جگہ. اور رین یعنی بارش والا رین نہیں رین مطلب کہ رہنا تو رہنے کے لیے مقام یا چھت. تو رین بسیرے کر کے ایک منصوبہ کے تحت حکومت ایسے بے گھر افراد گھر مہیا کرتی ہے. اس طریقے سے ان کو گھروں کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہے. رین بسیرے کیا نام ہے اس منصوبے کا رین بسیرے جس کی وجہ سے ایسے بے گھر افراد کو گھر مہیا کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو سماجی زندگی گزارتے ہیں اس سماجی زندگی میں غذا اچھی ضرورت کے مطابق غذا مکان تعلیم اور صاف اور اچھا پانی یہ سب ضروریات ہم کو ملنا اور فراہم ہونا یہ ہمارا حق ہے. اس کے علاوہ بچوں اب ہمارے آس پاس کے علاقوں میں اگر کہیں کوئی گھر کا کام چلتا ہے یا کوئی اور چیز کا کام چلتا ہے تو جیسا کہ یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے کیا کریں گے بھلا کہ اعجاز نام کا ایک لڑکا ہے اور اس کے گھر کے سامنے تعمیر جاری ہے مطلب کچھ بن رہا ہے جس کی وجہ سے ڈرل کی بہت آواز آ رہی ہے شور و گول ہو رہا ہے دھول اڑ رہی ہے. تو اعجاز اور اس کے گھر والوں کو اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اعجاز کو کیا کرنا چاہیے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اعجاز کو یہ کرنا چاہیے کہ
जो घर जो काम करवा रहे हैं, यानी जो जिनका घर बन रहा है या कुछ तामीरी काम जिनका बन रहा है, तो उनसे अच्छे अंदाज में, अच्छे अखलाक से बात करके कि आप ये काम प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिए, और रात में तो ये काम बिल्कुल भी ना करवाएं, ताकि हम सुकून से सो सके। इसके अलावा अगर धूल मिट्टी उड़ रही है तो वो दिन का मसला है, तो वो एजाज क्या करे कि दिन भर थोड़ा अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहे, ताकि धूल मिट्टी घर में ना आए। चलेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पहले हमने हमारे ईवीएस 2 में जब हम पढ़ रहे हैं, तो ईवीएस 2 में हम देख रहे हैं कि इंसान एप बंदर और बंदरनुमा जानवर से होते हुए और तरक्की करते हुए मुख्तलिफ तरक्कियात के मरहलों को, इर्तिका के मरहले मतलब तरक्की करना, तरक्की के मरहलों को तय करते हुए इंसान आज तरक्की याफ्ता इंसान बन गया है। तो उसी तरक्की पजीर और इंसान और तरक्की पजीर इंसान से लेकर तरक्की याफ्ता इंसान की हम शक्ल है। पहले इंसान देखिए बच्चों, बंदर था, ऐसा बोला जाता है कि वो बंदर था, जंगलों में और गारों में रहता था। फिर ये देखो हथियार बनाने का काम कर रहा है, जो कि हमने ईवीएस 2 में देखा है कि निंडरथल इंसान और एप बंदर ये सब हम पढ़ रहे हैं ईवीएस 2 में, कि वो किसके पत्थर के दौर के, हिजरी दौर के हथियार ज्यादा नोकीले और सिडोल थे। तो इस तरीके से इंसान तरक्की कर रहा है। फिर उसने और तरक्की की, थोड़ा घर ईंट पत्थरों से बनाना सीखा, फिर और तरक्की की, दीवारें बनाना सीखी, उन दीवारों पर छत अच्छी से डाले, सिरमिट कंक्रीट का इस्तेमाल करके दीवारें बनाना सीखी, फिर उसने घर बनाया, घर से अब वो बिल्डिंगें बना रहा है। तो जमाने के मुताबिक बच्चों इसके तो ये और घरों के तामीर के तर्ज तरीके में भी बहुत ही तब्दीलियां आई है, बहुत तब्दीलियां आई है। अशोक नाना है, लाइब्रेरी वाला नाना, जो मेरी मम्मी क्लास ले रही। हेलो। तो इन बहुत ही तब्दीलियां वाकई हुई है। अब देखेंगे बच्चों उसके आगे के अभी देखेंगे ये इस तस्वीर में हमको क्या नजर आ रहा है। इस तस्वीर में हमको हाँ, ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर में देखो बच्चों, तामीरी काम की सैर के बताया गया है कि तामीरी काम की ये बच्चे सैर के लिए गए हैं, तामीरी काम की सैर कर रहे हैं, कि मतलब के वो ईंट पत्थर और इसके अलावा लोहा लकड़ी पानी, इनका असल मंबा, असल मतलब ये हमको जैसे पानी हमको कहाँ
से हासिल होता है? समुंदर, तालाब, नदी, नाले, कुएं। तो ये असल मंबा हुआ, और सबसे असल मंबा तो समुंदर हुआ, कि पानी हमें समुंदरों से हासिल होता है। इसी तरह सीमेंट, सीमेंट देखो बच्चों कहाँ से हासिल होता है? चुनखड़ी के पत्थर से। तो ईंट कहाँ से हासिल होती है? ईंट होती है हमको मिट्टी से, मिट्टी से बनती है, फिर उसको भट्टियों में पकाया जाता है, रंग उसको अच्छा भुना जाता है, तो वो लाल रंग की हो जाती है। इसी तरह लोहा हमें कहाँ से हासिल होता है? कानों से। कान मतलब के जमीन के अंदर जो कान रहते हैं, या मादनियात से पाया जाता है। तो जमीन के अंदर से वो कानों से और मादनियात से पाया जाता है। लकड़ी हमको जंगलात से मिलती है, पानी हमको समुंदर से मिलता है, और कांच हमको रेत से मिलती है। इसी तरह फर्श भी चुनकड़ी के पत्थर से, रेत समुंदर से, कवेलू मिट्टी से, और पत्रा यानी के लोहा, पत्रा लोहे से, जो छतों पर पत्थर पत्थर डालते हैं ना, वो लोहे से। तो ऐसे तामीराती काम के हम अगर सैर करने जाए तो हमें मालूम होता है कि वो कितने मंजिला इमारत बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, कि कोई स्कूल बन रही है, कि कोई फ्लैट सिस्टम घर बन रहा है, उसमें इमारतें कितनी है, अरे सॉरी उसमें फ्लोर कितने, मंजिले कितने हैं, कमरे कितने हैं, वगैरह की हम मालूमात हासिल करते हैं। इसके अलावा इसके अलावा बच्चों, हमारा घर, एक ये बात हमें अच्छी तरह समझ में आ चुकी है, और हमको हमारी ये बातें हमको हमारे घर में भी सिखाया जाता है, कि इंसान का अपना घर चाहे कैसा भी हो, बड़ी बिल्डिंग हो, ईंट पत्थर, ईंट का पत्थर का कैसा भी हो, लेकिन घर घर होता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, इसके हिसाब से मीटिंग अगर खत्म हो जाएगी तो ज्वाइन नहीं करेंगे, इसके आगे का हम नेक्स्ट में समझ लेंगे। और अभी मैं फिलहाल मैं अभी समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, इतना कवर हो जाएगा। अच्छा, तो चाहे हमारा घर कैसा भी हो, उसकी खिड़की दरवाजे कैसे भी हो, लेकिन वो हमारे लिए मतलब रहता है, हमारी हिफाजत का रहता है। और घर घर सिर्फ दरवाजे, खिड़की, छत से नहीं बनता, बल्कि इनमें रहने वाले अफराद, उनकी मोहब्बत और एक दूसरे की अपनाइयत से घर घर बनता है। इस बात को हम जहन नशीन रखेंगे, कि घर हमको हमारा खिड़की दरवाजे और से नहीं बनता है, बल्कि इसमें रहने वाले घर अफराद, इन लोगों की मोहब्बत और एक दूसरे की अपनाइयत से घर बनता है। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। मीटिंग अगर खत्म हुई तो ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके अलावा घर बनाते वक्त बच्चों क्या होता है, कि बहुत सारी कुदरती चीजें हमारे से तबाह हो रही है जाने अनजाने में। जैसे कि लकड़ियां, अगर हमको घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत हो रही है, तो जंगलात में हमको कटाई करना पड़ रही है, जिसकी वजह से जंगलात में आग भी लग जाती है, और रेत निकालने की वजह से समुंदर में आलूदगी हो रही है, जंगलात की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से वक्त बर्बाद हो रहे हैं, चट्टान की खुदाई से कोयले,
खाल कोयले लोहा वगैरह, ये जो कुदरती चीजें हैं ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से तवाजुन बरकरार नहीं रह रहा है कुदरत का, और इसकी वजह से कुदरती तवाजुन बिगड़ रहा है। ये हमने देखा कि घर बनाते वक्त बहुत सारी चीजें हमको जरूरत पड़ती हैं, और ये इन जराए ये हमें मुख्तलिफ जराए से हासिल होती है, जैसे लकड़ियां जंगलात से, रेत समुंदर से, और लोहा चट्टानों से, इसके अलावा पानी कुएं से, तालाबों से, समुंदर से ये हमें हासिल होता है। तो ये चीजों को बर्बाद होने से, खत्म होने से, और माहौलियाती आलूदगी को भी रोकने के लिए हम क्या करना है, हमें आगे ये करना है कि इन तवानाई का इस्तेमाल, यानी जंगल की लकड़ी काट कर आग पैदा करने की बजाय हम सूरज की रोशनी से, शमसी तवानाई से, और हवा की कुदरती तवानाई से हम रोशनी हासिल कर सकते हैं, तवानाई हासिल कर सकते हैं। और सूरज और हवा, ये और पानी, एक सूरज और हवा तो पानी एक बार के भी खत्म होने वाला जरिया है, लेकिन सूरज और हवा ये तवानाई के कभी ना खत्म होने वाले जराए हैं। ये तो अभी हम सोलार सिस्टम यानी शमसी तवानाई के जरिए घरों की लाइट, शमसी चूल्हे, शमसी हीटर वगैरह के जरिए तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हवा की तवानाई को आबी तवानाई में तब्दील करके हम मोटर वगैरह चलाते हैं और पंप वगैरह चलाते हैं, और जिसकी वजह से जमीन का पानी हम खींच कर निकालते हैं। तो ये तवानाई के कभी ना खत्म होने वाले जराए हैं, जिन्हें हमने देखा है। इसके अलावा तमाम जानदारों के लिए बच्चों बसीरे की जरूरत होती है, यानी घरों की जरूरत होती है। इंसान की तरह हर जानदार का अपना खुद का बसीरा होता है, और हमने पिछले सबक में पढ़ चुके हैं कि घर किस तरीके से जानवर तैयार करते हैं, लकड़ी और घास फूस वगैरह का इस्तेमाल करके, और और उनको अपना घर प्यारा होता है। लेकिन बच्चों, माहौल दोस्त घर बनाना, हमें हमारे घर को माहौल दोस्त घर बनाना चाहिए। माहौल दोस्त घर मतलब क्या बच्चों, कि घर बनाते वक्त कुदरती चीजों का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, और ताकि हम कुदरती चीजें हमारे से तबाह हो, बर्बाद ना हो। ये देखेंगे माहौल दोस्त घर किसे कहते हैं। माहौल दोस्त घर मतलब कि बच्चों देखो, यहाँ इस घर में ये माहौल दोस्त घर है। इस घर में बच्चों देखो दरवाजे सादा है, और कुदरती वसाइल का, ओके, कुदरती ये माहौल दोस्त घर में बच्चों देखो कुदरती वसाइल का कम इस्तेमाल किया गया है, और गोबर गैस, हवा की तवानाई, शमसी तवानाई जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, और पुरानी अशिया को दोबारा इस्तेमाल में लाया गया है। घरों में मसनूई रंग का इस्तेमाल कम किया गया है, और ये घरों में हवा की रोशनी, कुदरती हवा की आमद की सहूलत है। ये है माहौल दोस्त घर। इसके अलावा बच्चों ये देखो समुंदर के अंदर पानी के नीचे ये घर है, कि अभी समुंदर में आम चलन हो रहा है। तो ये समुंदर के अंदर